नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 समाजशास्त्र चैप्टर 2 भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांतों के बुनियादी तर्क को स्पष्ट कीजिए। संक्रमण अवधि जनसंख्या विस्फोट के साथ क्यों जुड़ी है? उत्तर, जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत यह बताता है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है तथा प्रत्येक समाज विकास से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि की तीन आधारभूत अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था प्राथमिक अवस्था, अल्प विकसित देश। चूंकि यह देश अल्प विकसित तथा तकनीकी रूप से पिछड़े होते हैं, अतः समाज में जनसंख्या की वृद्धि कम होती है। इस तरह के समाजों में, जैसे कि अफ्रीका, जन्म दर उच्च होती है क्योंकि लोग छोटे परिवारों से होने वाले लाभों से अनभिज्ञ होते हैं, यह वह शिक्षित नहीं होते। मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, अतः एवं जनसंख्या कम होती है। द्वितीय अवस्था विकासशील देश, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों का ही स्तर बहुत ऊंचा होता है। विशुद्ध स्ववृद्धि दर भी निम्न होती है। जन्म दर ऊंची होती है क्योंकि इन देशों का समाज पुरुष प्रभु प्रमुख वाला होता है तथा पुरुष ही यह निर्णय करते हैं कि कितने बच्चे को जन्म दिया जाए। यह बालकों को प्राथमिकता देते हैं। लोग अज्ञानी और अशिक्षित होते हैं। मृत्यु दर भी उच्च होती है क्योंकि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तृतीयक अवस्था विकसित देश, जन्म दर कम होती है क्योंकि लोग शिक्षित और जागरूक होते हैं तथा गर्म तथा गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के कारण मृत्यु दर भी कम होती है, अतः जनसंख्या कम होती है। संक्रमण की अवस्था पिछड़ापन तथा निपुण जनसंख्या के बीच की अवस्था। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की दर काफ़ी ऊंची होती है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, पोषण तथा आधुनिक चिकित्सा तकनीक के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। इसी कारण से संक्रमण काल जनसंख्या विस्फोट से जुड़ा होता है। प्रश्न नंबर 2, मालथस का यह विश्वास क्यों था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं, अपरिहार्य है? उत्तर, अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट मालथस का मानना था कि जीवन निर्वाह के साधनों जैसे भूमि, कृषि की तुलना में मानवीय जनसंख्या की वृद्धि की दर तेज होती है। उनका कहना था कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय गति से होती है, जबकि कृषि का उत्पादन अंगणितीय गति से होता है। मालथस का ऐसा विश्वास था कि जनसंख्या पर नियंत्रण का प्राकृतिक निरोध, जैसे अकाल, बीमारियां इत्यादि अवयभावी है। यह खाद्य आपूर्ति तथा जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने का प्राकृतिक तरीका है। उसके अनुसार इस तरह के प्राकृतिक निरोध काफ़ी कष्टकारी तथा कठिन होते हैं। यद्यपि यह जनसंख्या तथा आजीविका के बीच संतुलन का काम मृत्यु दर में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप करता है। प्रश्न नंबर 3, मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है? कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है, जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है? उत्तर, जनसांख्यिकीय में जन्म दर तथा मृत्यु दर आधारभूत अवधारणाएं हैं। जन्म दर से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, राज्य अथवा कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, एक निर्धारित अवधि के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों को कुल संख्या से है। बच्चों के जन्म दर को निम्नलिखित विधि से व्यक्त किया जाता है: b/p × 100। b बराबर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, p बराबर संपूर्ण संख्या। यह एक कच्चा जन्म दर है क्योंकि इसमें आयु को व्यक्त करने वाले अनुपात को शामिल नहीं किया गया है। जन्म दर को एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वालों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जन्म दर पर उल्लेखनीय रूप से विवाह की आयु,
प्रजनन क्षमता, वातावरण की स्थितियों, सामाजिक स्थितियों, धार्मिक विश्वासों तथा शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। मृत्यु दर से तात्पर्य एक विशेष क्षेत्र में जो एक पूरा देश, राज्य अथवा कोई प्रादेशिक इकाई हो सकता है, प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या से है। धीमी जन्म दर का कारण जन्म दर अपेक्षा रूप से धीमी होती है, जबकि मृत्यु दर को तेजी से कम किया जा सकता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न उपाय तथा चिकित्सकीय प्रगति मृत्यु दर को तत्काल नियंत्रित कर सकती है। हर कोई अच्छा स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवनी चाहता है। जीवन से लगाव होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति उच्च श्रेणी की बेहतर चिकित्सा तथा तकनीकी सेवाओं का सहारा लेता है। जन्म दर का संबंध चूंकि लोगों की मनोवृत्ति, विश्वास तथा मूल्य से है, इसलिए यह उच्च बना रहता है। जन्म दर का संबंध धार्मिक विश्वास से भी है तथा कुल मिलाकर यह एक सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना है जिसमें काफ़ी धीमी गति से परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 4, भारत के कौन कौन से राज्य जनसंख्या वृद्धि के प्रतिस्थापना स्तरों को प्राप्त कर चुके हैं अथवा प्राप्ति के बहुत नज़दीक हैं? कौन से राज्यों में अब भी जनसंख्या वृद्धि की दरें बहुत ऊंची हैं? आपकी राय में इन क्षेत्रीय अवसरों के बीच के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, प्रतिस्थापना स्तर से तात्पर्य उस समृद्धि की दर से है जो पुरानी पीढ़ी के लोगों के मरने के उपरांत उस स्थान की पूर्ति के लिए नई पीढ़ी के लिए आवश्यक होती है। प्रतिस्थापन स्तर से आराम यह भी है कि दो बच्चों को जन्म के साथ ही प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन स्तर पूरा हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि के प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने वाले राज्य तमिलनाडु, केरल, गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब है। जनसंख्या वृद्धि के निकटतम प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने वाले राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल है। 3 जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश हैं। क्षेत्र तथा क्षेत्रीय भिन्नताएं, विभिन्न प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में विभिन्नता, विभिन्न प्रदेशों की सामाजिक परिस्थितियों भिन्न भिन्न हैं। आतंकवाद, युद्ध जैसी स्थिति तथा उपद्रव की स्थिति जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में विद्यमान है। विभिन्न राज्यों में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विभिन्नता है। नंबर 1, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा में है। नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक संस्कार, लोगों का ऐसा धार्मिक विश्वास है कि अधिक बच्चों का मतलब आपके उपार्जन के लिए अधिक हाथ है। प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या की आयु संरचना का क्या अर्थ है? आर्थिक और समृद्धि के लिए उसकी क्या प्रासंगिकता है? उत्तर, भारत एक युवा जनसंख्या वाला देश है। भारत के लोगों की आयु का औसत अधिकांश देशों से कम है। भारत की जनसंख्या की अधिकांश आबादी 15 से 64 की आयु वाले लोगों की है। जनसंख्या की आयु संरचना यह दर्शाती है कि कुल संख्या के सापेक्ष विभिन्न आयु वर्ग वाले लोगों का अनुपात क्या है। 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत जो 1971 में 42% था, घटकर 2011 में 31 हो गया। इस अवधि में 15 से 64 वर्ष की आयु वाले लोगों का प्रतिशत 53 से बढ़कर 63% हो गया। दयनीय चिकित्सा सुविधाओं का विकास, विभिन्न प्रकार के रोगों पर काबू पाने के बाद जीवन प्रत्यास्था में वृद्धि इत्यादि ने देश की आयु संरचना को परिवर्तित किया है। जनसंख्या की आयु संरचना को निम्नलिखित समूहों में रखा जा सकता है। 0 से 14 वर्ष बच्चे, 15 से 59 वर्ष कार्यशील जनसंख्या, 60 प्लस वर्ष वृद्ध व्यक्ति। निम्नलिखित सारणी से भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना को समझा जा सकता है। वर्ष 1961, वर्ष 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, 60 प्लस वर्ष कुल। 1961 41 53 600, 1971 42 53 500, 1981 40 54 600,
1991 3856 700, 2001 34 59 700, 2011 29 63 800, 2026 23 64 1200। स्रोत राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के जनसंख्या प्रतिशत विषय तकनीकी समूह के आंकड़ों 1996 और 2006 पर आधारित यह सारणी प्रदर्शित करती है कि कुल जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों का प्रतिशत, जो 1971 में उच्चतम 42% था, 2011 में घटकर 29% हो गया। 2026 तक इसमें 23% हो जाने का अनुमान है। इसका अर्थ यह है कि भारत में जन्म दर में क्रमशः गिरावट आ रही है। आर्थिक विकास तथा समृद्धि की प्रासंगिकता, चिकित्सा विज्ञान की प्रगति, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न उपायों तथा पोषण के कारण जीवन की प्रत्याशा बढ़ी है। यह आर्थिक विकास तथा समृद्धि के कारण ही संभव हुआ है। परिवार नियोजन की आवश्यकता को अब समझा जाने लगा है। 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के प्रतिशत में गिरावट यह प्रदर्शित करती है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित हुआ है। भारत के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन तथा आर्थिक समृद्धि के कारण जनसंख्या की आयु संरचना एक सकारात्मक युवा भारत की तरफ उन्मुख हो रही है। पराश्रिता अनुपात घट रहा है तथा कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक समृद्धि का संकेत दे रही है। आर्थिक विकास तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार ने जीवन प्रत्याशा में वृद्धि की है तथा जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन किया है। उच्च शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर, जिसका कारण निम्न आर्थिक समृद्धि रहा है, ने जनसंख्या की आयु संरचना को बुरी तरह से प्रभावित किया है। प्रश्न नंबर 6, स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अर्थ है? एक गिरते हुए स्त्री पुरुष अनुपात के क्या निहितार्थ हैं? क्या आप यह महसूस करते हैं कि माता पिता आज भी बेटियों के बजाय बेटों को अधिक पसंद करते हैं? आपकी इस राय में पसंद के क्या क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, स्त्री पुरुष अनुपात लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को दर्शाता है। नंबर 1, यह अनुपात जनसंख्या के लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। ऐतिहासिक रूप से विश्व के अधिकांश देशों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। इसके दो कारण हैं। नंबर 1, बालिकाओं शिशुओं की अपेक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा बीमारियों से प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। नंबर 2, अधिकांश समाजों में स्त्रियों पुरुषों की अपेक्षा दीर्घजीवी होती हैं। बालिका शिशु तथा बालक शिशु के बीच अनुपात मोटे तौर पर प्रति 1000 पुरुषों पर 1050 स्त्रियों का है। भारत में एक शताब्दी से भी अधिक वर्षों से स्त्री पुरुष अनुपात में बड़े पैमाने पर लगातार कमी आ रही है। जहां 20वीं शताब्दी में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं, वहीं 21वीं सदी में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या घटकर 933 हो गई। राज्य स्तर पर बाल लिंगानुपात भी चिंताजनक है। कम से कम 6 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बाल लिंगानुपात 793 से भी कम है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात सिक्किम 986 में है। भारत, चीन तथा दक्षिण कोरिया में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति देखने में आ रही है। भारत में अभी भी माता पिता बालकों को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा मूलतः सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणों से होता है। कृषिगत समाज होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या कृषि की देखभाल के लिए बालकों को अधिमान्य देते हैं, किंतु बाल शिशु को अधिमान्य देने का संबंध निश्चित रूप से आर्थिक कारणों से नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ तथा महाराष्ट्र भारत में समृद्ध राज्य हैं तथा वहाँ बाल लिंगानुपात सर्वाधिक होना चाहिए था, किंतु स्थिति इसके विपरीत है। 2001 की जनगणना से यह प्रदर्शित होता है कि इन राज्यों में लिंगानुपात सबसे कम प्रति 1000 बालक शिशु पर 350 बालिका शिशु हैं। यह आंकड़ा प्रमाणित करता है कि इन राज्यों में बालिकाओं की
भ्रूण हत्या गरीबी, अज्ञानता अथवा संसाधनों के अभाव के कारण नहीं होती। बच्चियों के प्रति पूर्वाग्रह की मानसिकता ही भारत में निम्न स्त्री पुरुष अनुपात का कारण है। धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वास, ऐसा माना जाता है कि केवल बेटा ही अपने माता पिता की अंत्येष्टि तथा उनसे संबंध रीति रिवाजों को करने का हकदार है। केवल बेटा ही परिवार का वारिस होता है। माना जाता है कि बेटा के बिना वंश नहीं चल सकता। आर्थिक कारण, भारतीय समाज का प्रमुख पेशा कृषि है। ग्रामीण का ऐसा मानना है कृषिगत संपत्ति लड़कियों को नहीं दी जा सकती, क्योंकि शादी के बाद वह दूसरे गांव, शहर या नगर में चली जाएंगी। न तो लड़कियां उनके घर का बोझ ढो सकती हैं और न ही वह कृषि की देखभाल ही कर सकती हैं। जागरूकता का अभाव, अज्ञानता तथा संकुचित प्रवृत्ति के कारण भारतीय समाज में लोग स्त्री को समान दर्जा नहीं देते। वह सोचते हैं कि बुढ़ापे में उनका बेटा ही सहारा होगा। केवल बेटा ही उनके खाने पीने, आवास, परंपराओं तथा अन्य जिम्मेदारियों को निभा सकता है। शिशु लिंगानुपात को प्रभाव, यदि निम्न शिशु लिंगानुपात जारी रहा तो यह हमारी सामाजिक संरचना पर बहुत ही बुरा प्रभाव छोड़ेगा, विशेष तौर पर विवाह जैसी संस्थाओं पर। इससे महिलाओं से संबंधित कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी बुरा असर पड़ेगा। प्रश्न नंबर 7, किसी अन्य देश की तुलना में भारत में अधिक मातृ मृत्यु के कौन से कारण जिम्मेदार हैं? इन समस्या पर काबू पाने हेतु भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? उत्तर, विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में अधिक मातृ मृत्यु के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं। नंबर 1, पिछड़ापन तथा गरीबी। ब, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, शिक्षा तथा जागरूकता की कमी। इस समस्या पर काबू पाने हेतु भारत सरकार कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन 264 जिलों में प्रभावकारी कदम उठाने की घोषणा की है जहां लगभग 70% मातृता शिशु मृत्यु होती है। भारत सरकार गंभीरतापूर्वक एक मातृता शिशु खोज पद्धति का क्रियान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत गर्भधारण करने वाली प्रत्येक महिला की सूची बनाई जाएगी ताकि उनका प्रसंस्करणपूर्ण देखभाल, संस्थागत प्रसव, प्रसवोत्तर देखभाल तथा नवजात बच्चों का प्रतिरक्षण किया जा सके। भारत सरकार मातृ स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन हेतु प्रतिबद्ध है तथा इसने विशेष तौर पर महिलाओं तथा बाल स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा हेतु 3.5 बिलियन खर्च करने की घोषणा की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।